मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नौशाद खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और उनके कैबिनेट ने भी अब शपथ ले ली है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सुरेश खन्ना, बेबी रानी मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सरकार में अब अफसरों की भी एंट्री हुई है। पूर्व आईएएस AK शर्मा और पूर्व आईपीएस असीम अरुण मंत्री बनाए गए हैं। 5 महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो ये आज मंत्रिमंडल में कौन कौन है ये साफ हो गया है, ये पूरा हो गया है और एक तस्वीर साफ तौर पर उभर कर सामने आ गई है। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, लगातार आप ये चुनाव देख रहे हैं, आज भी किस भव्य तरीके से यहाँ पर शपथ ग्रहण हुआ है मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, इसको क्या कहेंगे? इसको योगी 2.0 कहेंगे या फिर 2024 के लिए शंखनाद कहेंगे या फिर दोनों का ये एक मिश्रण कहेंगे? बिल्कुल मिश्रण ही कहेंगे कादम्बिनी। देखिए, इस जो पूरे मंत्रिमंडल में केंद्रीय बीजेपी की छाप ज़्यादा नज़र आती है। केशव मौर्य का सिराथू से हारना, लेकिन उप मुख्यमंत्री बन जाना। योगी आदित्यनाथ से केशव मौर्य के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, हम सब लोग जानते हैं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वो भी योगी के बहुत नज़दीकी नहीं है। जो दोनों ही उप मुख्यमंत्री हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर बनाए गए हैं और ये योगी जी ने स्वीकार भी किया है। इसके अलावा हम देखें, चाहे वो AK शर्मा हो, हम सब जानते हैं कि शर्मा पीएमओ में बड़े ब्यूरोक्रेट थे, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी बताए जाते रहे। उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया था, लेकिन उनको पहली कैबिनेट में अकोमोडेट नहीं किया गया। उसके बाद उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया, MLC बनाया गया और अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उसकी शपथ दिलाई गई है। लेकिन अब देखिए, ये सब कुछ हो गया है कादम्बिनी। अब इन नेताओं को पोर्टफोलियो क्या मिलते हैं? जैसे बेबी रानी मौर्य जाटव कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उनको आगरा ग्रामीण से जीत करके आई हैं, उत्तराखंड की गवर्नर थी, उस जाटव कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसका वोट बैंक मायावती का बिल्कुल वफादार रहा है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ हलचल हुई है, कुछ वोट बैंक खिसका और मायावती सिर्फ एक सीट पर आ गई हैं। तो उस वोट बैंक को संदेश देने के लिए बेबी रानी मौर्य को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है, कौन से विभाग का मंत्री बनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, इस वक्त हम ब्रजेश पाठक के घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले आतिशबाजी हो रही थी। यहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता, उनके समर्थक हैं, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। नया बोर्ड लग गया है और देखिए, अभी बस उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाने की शपथ दी है, लेकिन होर्डिंग बिल्कुल लग गई है। ब्रजेश पाठक जी को उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं और आभार। तो पूरी होर्डिंग तैयार हो गई। यही तो छोटी है, ये तो बड़ी, देखिए बड़ी होर्डिंग भी लग गई है उप मुख्यमंत्री वाली। ये इतनी तेजी से काम करते हैं, मतलब कैसे कहाँ तुम आपको पता था कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं या फिर सीधे? बिल्कुल पता था, हम लोगों को पहले से मालूम, पहले से पूरा यकीन था। बताया, हमें तो नहीं पता था। 4 महीने पहले उनसे हमने बता दिया था आप उप मुख्यमंत्री। 4 महीने पहले तो सरकार बनने की भी गारंटी नहीं थी। ठीक गारंटी थी ना, ठीक चलिए। और यही पक्का था कि क्या है, ये मालूम था ना कि उप मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि इन्होंने लोगों के प्रति काम आपने होर्डिंग पहले तैयार रखी हुई थी? पहले से तैयारी थी, पूरी तैयारी थी। गजब। डिप्टी सीएम की पूरी तैयारी थी पहले से, क्योंकि ये गजब। कंफर्म था कि डिप्टी सीएम बनना ही बनना है। तो देखिए, कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास देखिए, कह रहे हमें पता था कि उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसीलिए होर्डिंग तैयार थी और 1 घंटे के आगे सारी होर्डिंग जो है लग गई हैं।
प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी और हम देखेंगे यहाँ केशव मौर्य, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अमित शाह। सौरभ ऐसे भी नाम हैं जिनकी तस्वीरों से, जिनकी होर्डिंग से कवर आज उतर नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल कवर उतर नहीं पाया। देखिए श्रीकांत शर्मा लग रहा था कि मंत्री बनेंगे वापस, ऊर्जा मंत्री थे और योगी आदित्यनाथ ने भी सरकार की बड़ी पीठ थपथपाई पूरे प्रचार में कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। उनका नाम कट गया, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। इसके अलावा सतीश महाना औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। हम सब जानते हैं कि नौकरियों को लेकर के हंगामा हल्ला था लेकिन नेतृत्व तो योगी जी का था, तो उनको क्यों मंत्री नहीं बनाया गया, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। लगातार 6वीं बार वो कानपुर की महाराजपुर सीट से जीत करके आए हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह आप जानते हैं प्रवक्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं, पिछली बार विधायक बने, लाल बहादुर शास्त्री के नाती हैं, उनको भी जगह नहीं मिली। नीलकांत तिवारी जो बनारस दक्षिण से है, उनका नाम भी कट गया। मोहसिन रजा की जगह इस बार दानिश आजाद को लाया गया है, तो वो अल्पसंख्यक चेहरा होंगे। ये तमाम चेहरे हैं जिनको रुखसत कर दिया गया है। कई नए नाम हैं, असीम अरुण जैसे, बीबी रानी मौर्य जैसे, जिनकी ताजपोशी होगी। जी, देखना पड़ेगा कि नए नामों का असल में मतलब क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। और ये सभी जो मंत्री हैं, अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन आज भव्य समारोह में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें हैं। तो मुख्यमंत्री ने तो शपथ ग्रहण किया है, उनके साथ साथ एक भव्य समारोह में इनका भी शपथ ग्रहण हुआ। अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित। और इस पर चर्चा के लिए चलते हैं हमारे खास मेहमानों के पास। जयशंकर गुप्त हमारे साथ हैं और हेमंत अत्री, दोनों वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयशंकर जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो कैबिनेट है, इस पे मुझे कहीं ना कहीं केंद्र की छाप ज्यादा साफ नजर आती है, आपकी क्या राय है? नहीं, यकीनन नजर आ रही है कादम्बरी, लेकिन इसमें योगी का भी है, मतलब मिला जुला है ये। दरअसल इसको 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाया गया है, सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है। आप देखिए कि जो केंद्र की छाप दिखाई देगी, अरविंद शर्मा जिसको छोटी आंख भी योगी आदित्यनाथ नहीं सुहाते थे, देखना नहीं पसंद करते थे, उनको भी उनके मंत्री बनाना पड़ा। केशव मौर्य को कतई नहीं चाहते थे कि वो उप मुख्यमंत्री इस बार दोबारा बने, क्योंकि वो चुनाव भी हार गए थे। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में इन लोगों ने पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव हारे हुए थे, उनको मुख्यमंत्री बना करके ही केशव मौर्य का रास्ता साफ किया था, क्योंकि वो भी चुनाव हारे थे, तो ठीक है, कहने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए, लेकिन ये उम्मीद थी कि बेबी रानी मौर्य को जरूर एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। एक तो महिला थी वो, और जब उत्तराखंड के गवर्नरशिप से उनको हटाया गया था तो कहा गया था कि वो दलित चेहरे के रूप में उनको पेश किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो केंद्र की पसंद माने जाते थे, खासतौर से गृह मंत्री की के बड़े करीबी कहे जाते हैं श्रीकांत शर्मा, उनको नहीं रखा गया मंत्रिमंडल में, उनको बाहर कर दिया। तो ये इस बार में योगी की चली होगी। या उसी तरह से जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह, मतलब इन लोगों के नाम चूंकि मीडिया से भी जुड़े थे, भाजपा के मीडिया, केंद्रीय मीडिया से भी जुड़े हुए थे, लोग यहाँ से वहां गए थे। सिद्धार्थनाथ सिंह की हालत पहले तो खराब नजर आई थी, लेकिन बाद में अच्छे वोटों से वो भी जीते। श्रीकांत शर्मा तो बहुत अच्छे वोट से जीते थे, लेकिन मंत्री के रूप में इन लोगों का जो चेहरा था थोड़ा सा विवादों में घिरा रहा कई मामलों में लेकर के। तो हो सकता है कि शायद वो छवि को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने उनको नहीं बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं अभी, उनको मंत्री लाया गया। इसके पहले जब योगी सरकार में वो परिवहन मंत्री थे, उनके बारे पर भी काफी आरोप लगते थे, भ्रष्टाचार के काफी गंभीर आरोप लगे थे। एआरटीओ का जो पदों के स्थानांतरण और पदस्थापन में उन पर काफी आरोप लगे थे, लेकिन उनको भी इस बार लिया गया। अब ये देखने वाली बात है कि एक प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष भी उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब कि प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष पद जो है वो मंत्री पद से छोटा है, तभी तो इनको वहां से हटा करके फिर मंत्री बनाया गया है। तो इस तरह तो मुख्य बात यह है कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पे ब्रजेश पाठक के बारे में लगातार चर्चाएं जी बिल्कुल बिल्कुल इसी पे मैं आना चाह रही थी। मैं हेमंत अत्री जी से आपसे भी जानना चाहती हूँ कि ये जो जातिगत कैलकुलेशन है, ये बहुत, जिसको कहते हैं, बड़े ध्यान से इस पूरे कैबिनेट में किया गया है, बहुत केयरफुल कैलकुलेशन है ये।
जयशंकर जी कह रहे थे, मैं 100% सहमत हूं उनसे कि ये जो आज कैबिनेट बनी है ये निश्चित तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बनाई गई है। और इसमें इस बार एक बात का बड़ा खास ध्यान रखा है कि इस बार जो उनको कैबिनेट के अंदर जगह दी गई है वो स्ट्रीट फाइटर्स को दी गई है। हाँ। जो लेड बैक अप्रोच के लोग थे उनको हटा दिया गया है, बिकॉज अगले 2 साल तक कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है उनको लगातार फाइटिंग मोड में ही रहना है। इस तरीके से जो कास्ट कॉम्बिनेशन, खासतौर पर जैसे योगी जी ने खुद कह दिया कि ठाकुर का जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया था, तो हाईकमान कहीं ना कहीं इस बात से चिंतित था कि कोई पर्टिकुलर वर्ग, खासतौर पर ब्राह्मण, नाराज ना हो जाए। ओबीसी उनका मेन गेम है, मेन उनका जो बीजेपी का जो आज की तारीख में जो स्टेक्स है सारे ओबीसी के ऊपर है, अति पिछड़ों पे उनका बहुत खास ध्यान है। तो इस सारे में जो अमित शाह को 12 घंटे तक, 24 घंटे तक लखनऊ में बैठ करके ये सारी कवायद करनी पड़ी, इसमें यह कहना बहुत मुश्किल है कि इस पे एक्स की छाप है या वाई की छाप है। इस पे बीजेपी की छाप है 2024 को मद्देनजर रखते हुए। और इसीलिए आप देखेंगे जो मोदी का टिपिकल स्टाइल है, आज के दौर में 22 सिटिंग मंत्रियों को ड्रॉप करना कोई मजाक की बात नहीं है। और 31 नए फेसेस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से पाठक को लाया गया, उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी में हार्ट बर्निंग भी होगी, क्योंकि वो काडर से नहीं आते। बिल्कुल। उसके बावजूद ब्राह्मण कम्युनिटी में उनके पास जतिन प्रसाद भी थे, वो बिल्कुल फ्रेशर थे, उनको मंत्री बना दिया। लेकिन जो मेन चेहरा रखा हो ब्रजेश पाठक को रखा, रिलेटिवली यंग है और स्ट्रीट फाइटर के मोड में। तो इस बार जो चुनाव की जो इस बार जो किया गया है आज का कैबिनेट, वो 2024 के दृष्टिगत किया गया। बिल्कुल। मैं और सारे के सारे जातिगत समीकरण साधे गए। जी, मैं जयशंकर जी आपसे जानना चाहती हूँ कि एक यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो साथी हैं, जो एलाइज हैं, उनको उनका ध्यान रखा गया है, अच्छी तरह से उनका ध्यान रखा गया है, न सिर्फ केंद्रीय लेवल पर बल्कि हम स्टेट लेवल आज के कैबिनेट में भी ये देख रहे हैं। जबकि अभी 1-2 दिन पहले ही बिहार में क्या हुआ है हम सबको पता है। तो ये एक जो कोशिश है, या फिर क्या इसको कह सकते हैं कि थोड़ा 2024 को देखते हुए कि अलाइज का भी हम ध्यान रखेंगे, तो एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है। ध्यान रखेंगे और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां परिवारवाद का भी ध्यान रखेंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी। परिवारवाद के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री होंगी और उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश में मंत्री होंगे। इसमें परिवारवाद का कहीं कोई जिक्र नहीं आना चाहिए। एक मीडिया का परसेप्शन है कि मोदी जी करें या योगी जी करें तो वो एकदम सब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, असीम अरुण को रखा है जो पुलिस के बड़े अफसर थे, उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन राजेश्वर जी बड़े उत्साह के साथ आए थे, राजेश्वर सिंह जो ईडी के अफसर थे और काफी उनके कारनामे थे, काफी उन्होंने काम किए थे भाजपा और सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन वो बेचारे ताकते रह गए, उनको नहीं मौका मिला। बड़ी चर्चा थी कि मुलायम सिंह की बहू जो है, छोटी बहू अपर्णा यादव, उनको भी शायद जगह मिलेगी, लेकिन उनको भी उम्मीद धराशायी हो गई, नहीं, इस बार तो मौका नहीं मिला है। इस तरह से जो किया गया है, खास तौर से अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में दानिश आजाद को रखा, अंसारी, उनके नाम को हम लोग तो जानते नहीं है, उत्तर प्रदेश के होने के बावजूद अभी तक उनका कोई ऐसा चेहरा नहीं रहा है। तो लेकिन एक चूंकि ये नुमाइंदगी चाहिए तो उनको भी बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कादम्बरी की, जो भाजपा के 2 प्रमुख ब्राह्मण चेहरे आए हैं, ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से आए और जितिन प्रसाद कांग्रेस से आए, ये दोनों आयातित नेता हैं ये। और सबसे मजेदार बात कि मायावती के बारे में, बहन जी के बारे में जो अपशब्द बोलने के बाद पार्टी से कुछ दिनों के लिए निकाले गए थे, दयाशंकर सिंह, उनको भी स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री बना दिया गया। तो सरकार ने, पार्टी ने अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं। जी हेमंत जी, शायद ये प्राथमिकता जो है जिसकी बात यहाँ पर जयशंकर जी कह रहे हैं, राजेश्वर सिंह की बात की इन्होंने, शायद वो किसी और कैलकुलेशन में फिट नहीं हुए, क्योंकि अलग अलग हमने देखा है कि किस तरह से, आपने भी बताया कि कैसे कैलकुलेशन, कास्ट कैलकुलेशन बड़ा साफ नजर आता है। लेकिन एक जो चीज है जिसको लेकर बार बार बात उठती रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा अगर वोटिंग की बात करें तो शायद वो नहीं हुई, इसलिए इस तरह का एक वर्डिक्ट आया है। लेकिन उसको एड्रेस करना, महंगाई को एड्रेस करना, वहां पर ये सब अभी कैबिनेट के अहम मुद्दे होंगे, या फिर जो हमने कैंपेन के वक्त देखा शायद उतना ही होगा? देखिए कादम्बनी जी, है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात, लेकिन कहनी पड़ेगी। लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ा जाता है लोगों के मुद्दों के ऊपर, और लोगों का मुद्दा था भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजें, इवन पशुओं का भी जो मामला था।
लेकिन कहीं भी जब ग्राउंड पे जब रेजोनेट किया तो वो सब एक धार्मिक आधार पर बहुत ही गहरा पोलराइजेशन देखने में आया। और अगर आज आपने ध्यान से देखा हो, पूरा जो शपथ ग्रहण समारोह से पहले का कार्यक्रम था वो पूरे का पूरा एक धार्मिक रंग लिए हुए था। और जिस टाइम शपथ चल रही थी उस टाइम उत्तर प्रदेश के 30,000 मंदिरों में घंटे और वो बजाए जा रहे थे, घड़ियाल बजाए जा रहे थे। इसका मतलब बड़ा साफ है कि बीजेपी का 2024 तक का, क्योंकि ये उनका टेस्टेड फार्मूला है और सक्सेसफुल फार्मूला है कि इतना सब क्राइसिस होने के बाद, इतना सब रिसीविंग एंड पे होने के बावजूद जिस मेजोरिटी से उनकी सरकार आई है, तो योगी का मॉडल तो कामयाब है। अब मोदी जी के लिए वो कितना वोट में कन्वर्ट हो पाएगा वो देखने वाली बात होगी कादम्बनी जी। आज तक का जो खेल था वो योगी के लिए था, उत्तर प्रदेश की सत्ता बचाने के लिए। नहीं, लेकिन इसको ये माने ना कि जो पहला मील का पत्थर है वो तो हो गया, पा लिया ना वो। निश्चित तौर पे कादम्बनी जी, वही मैं कह रहा हूं कि योगी जी ने अपना मोर्चा फतेह कर लिया है और अब मोदी जी अपना फतेह करने के लिए निकलने वाले हैं अगले 2 साल के लिए। तो ये जो टीम बनाई गई है और ये सारी जो कवायद की गई है ये 2024 के लिए की गई है। और आज की तारीख में और खासतौर पे जो शपथ ग्रहण समारोह की, आप उससे पहले का जो माहौल देखेंगे, पूरा जो कल्चरल प्रोग्राम्स भी थे, हर जगह धार्मिक संकेत बड़े स्पष्ट थे, चाहे वो गाने थे, गीत थे, जो भी कलाकार थे। हेमंत जी, जो मुझे लगता है वो ये कि एक चीज जो ट्राइड एंड टेस्टेड और जो एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, शायद उसी का यहाँ पर एक प्रोजेक्शन जो है वो नजर आया है आज के शपथ ग्रहण में भी। और मेरा मानना है कि पहला जो कदम है 2024 के लिए वो यही था, यूपी का जो चुनाव जीतना वो हो चुका, सक्सेसफुली बीजेपी के लिए हुआ, काफी सफलता मिली है। और अब दूसरे बाकी कदमों का वक्त है। दूसरा कदम भी मुझे लगता है कि ये जो कैबिनेट जो बनी है, जैसा आप दोनों ने भी हमें बताया, हमारे खास मेहमानों ने, कि वो कैबिनेट जो है वो 2024 की तरफ देखती हुई वाली कैबिनेट है। बाकी अब इसमें किसको क्या मिलेगा, कौन विभाग कौन देख रहा है, ये भी एक काफी क्लियर एक संदेश देगी। तो फिलहाल हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं इस वक्त, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे दिल्ली के तीनों नगर निगम एक करने का बिल पेश हो चुका है। के लोगों का विकास होगा। नगर निगम के द्वारा दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने के लिए आज लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि जिस उद्देश्य से निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए फिर से नगर निगमों को एक किया जा रहा है। जबकि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी इसे केवल चुनाव टालने की साजिश बता रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बिल का मकसद केवल नगर निगम चुनाव टालना है, क्योंकि चुनाव में आपकी जीत और बीजेपी की हार तय है। नगर निगम का विकेंद्रीकरण हुआ था, तो उसकी सोच बीरभूम के रामपुर हाट मामले की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी। राज्य सरकार ने जांच बंगाल पुलिस से कराने की बात कही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की मांग ठुकरा दी। 7 अप्रैल तक कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश हुआ है। और बीरभूम हिंसा की गूंज आज फिर संसद में भी सुनाई दी। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया और चर्चा के दौरान फपक कर रोने भी लगी। सर, पहला एक काउंसिलर को मारा, एक उप प्रधान को मारा, उसका नाम है बादू शेख। बादू शेख को मारने के बाद मास किलिंग हुआ, और बादू शेख को किसने मारा किसी को पता नहीं। वहाँ एक एक करके लोग भाग रहे हैं सर, 5 जगह से लोग भाग रहे हैं, बच्चे मुंह नहीं खोल देते सर। वहाँ पे लोग जीने लायक नहीं रह गए हैं।
पश्चिम बंगाल भारत का अंग है सर। हमें रूपा गांगुली को प्रेसिडेंट रूल चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं कहे जा सकते। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 3 घंटे चली बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पर अब भी सैनिकों की भारी तैनाती है। जब तक तैनाती रहेगी रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। ओआईसी में चीन के बयान का मुद्दा भी इस बैठक में भारत ने उठाया। जयशंकर ने कहा कि हमने बताया कि ये बयान आपत्तिजनक है।